चलिए तो मित्रों, आज हम लोग शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के पहले कक्षा को। और ये जो क्लास है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास के जड़ से। और आपसे निवेदन है कि जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑनलाइन जिनके पास वीडियो पहुंच रहा है वो सब्सक्राइब कर ले। अभी से आने वाले जितने भी एग्जाम है उसके ओरिएंटेड पूरा डीप नोट्स और डीप क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मैं अवेलेबल कराऊंगा। ये नहीं कि महा इंपॉर्टेंट 500 और महा इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन, ये नहीं, पूरा का पूरा हिस्ट्री एकदम आपको दूंगा, डिटेल्ड दूंगा। और उसके बाद जो हम लोग क्लास जो रहेगा हम लोग का, इसमें आपका नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग बात करते हैं कि इतिहास है क्या और पढ़ते किस लिए है इतिहास को। तो इतिहास वो सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग अपने पुराने समय के बारे में पढ़ते हैं और ये सीखने की कोशिश करते हैं कि पुराने समय में जो घटनाएं हुई उनसे क्या क्या सीखने वाली बातें हमको मिलती हैं, क्या क्या पुराने समय में गलतियां हुई थी और क्या हमारी वहां पर अच्छाइयां थी। ठीक है, जैसे हम लोग बहुत सारे चीज पढ़े। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर पढ़ते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, तो वहां पर क्या गलती किए थे मोहम्मद बिन तुगलक, क्या उनमें अच्छाई थी और उसको कहां पर क्या चीज सुधार दे तो हमारा लाइफ अच्छा होगा, ये इतिहास बताएगा। 1857 क्रांति क्यों फेल हो गया, अगर वो नहीं हुआ तो क्यों नहीं, सफल क्यों नहीं हुआ, क्या करते कि सफल होता, तो ये सब बात हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। और सीखते हैं कि अगर आने वाले वक्त में ऐसा सिचुएशन पैदा होता है तो हम ऐसा गलती कभी भी नहीं करेंगे। तो चले बिना वक्त को बर्बाद किए हुए हम लोग क्वेश्चन ओरिएंटेड क्लास को शुरू करते हैं और इतिहास को देखते हैं। अगर इतिहास को देखा जाए तो इतिहास आपको 3 खंड में पढ़ने होते हैं। पहला खंड जो है आपका प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास। दूसरा ये जो है हम लोग का मध्यकालीन भारत के इतिहास और ये हम लोग का आधुनिक भारत के इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत की इतिहास देखते हैं तो ये जो टेन्योर है काफी लंबा है। ठीक है, ये टेन्योर सबसे लंबा है प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग का। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हम लोग का मध्यकालीन भारत के इतिहास आता है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह पे इसका जो डेट दिया है आपको, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बहुत जगह जो डेट दिया है 400, 500 ईस्वी पूर्व, 600, 700 ईस्वी पूर्व। तो मान के चलते हैं कि 700 ईस्वी पूर्व बीसी। और बीसी में ईस्वी पूर्व का मतलब होता है, देखिए ईसा मसीह के जन्म को क्या माना गया, एक मिड पॉइंट माना गया है। उसके घटना के पहले, जन्म से पहले जो घटना हुआ है उसको बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं हम लोग, ईसा पूर्व बोलते हैं, समझ में। उनका जन्म के बाद जो घटना हुआ उसको बोलते हैं ईस्वी सन। जैसे 2000 हम लोग 24 में जी रहे हैं तो ईसा के जन्म को 2024 साल हो चुका है। अरे समझ में, 700 बीसी माने बोलेंगे, माने बिफोर जो होता है हम लोग का क्रेस्ट होता है, तो उसमें क्या होगा हम लोग का कि उसमें ईसा के जन्म के 700 साल पहले के घटना को या 600 साल पहले के घटना को पढ़ेंगे हम लोग। तो ये करीब करीब कितना चलता है, तो बीसी से लेकर के 700 800 बीसी, तो ये ऐसी तो हम लोग का बीसी के बाद क्या होता है, देखिए दिमाग से, एडी तक चलता है, 800 तक, है ना। उसके बाद ये सबसे लंबा पॉइंट है। इसमें अलिखित भी मिलेगा इतिहास, लिखित भी मिलेगा। बनते हुए समाज को, बिगड़ते हुए समाज को इसमें देखेंगे। लेकिन मध्यकालीन में अगर जाते हैं तो मध्यकालीन जो होता है ये कहीं कहीं 800 देता है, कहीं कहीं 1100। देखो ऐसा तो नहीं है कि इतिहास को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो अचानक एक डेट पर शुरू होगा मध्यकालीन यही है। जैसे आगे हम आपको बताते हैं तो मध्यकालीन कहीं कहीं 700 800 से मानता है, कोई 800 से मानता है, कोई 1000 से मानता है। तो मोटा मोटी एक फिगर रखो, इसको याद नहीं करना आपको। तो 800 से लेकर चलते हैं, कोई कोई मानता है कि सर ये जो है हम लोग का 1607 तक चलता है, 1607 तक चलता है। 1607 में ऐसा क्या हो गया भाई कि 1607 में ही चलेगा, है ना। एक बाद चेंज हो गया तो हम लोग पढ़ते हैं का कि 1607 में जाके मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उत्तर मुगल काल प्रारंभ होता है और वहां से हम लोग आधुनिक भारत पढ़ने लगते हैं। तो कुछ इतिहास 1607 को मानते हैं और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पुर्तगाली जब आते हैं हम लोग के देश में 1498 में, 1498 आ जाता है ना, उसी समय से ये लोग क्या मानते हैं कि भारत में आधुनिक युग का शुरू हो गया। तो देखो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग गणना है इतिहास को गिनने के लिए और मानने के लिए। उससे हमको कोई टेंशन नहीं है ना, हमारे एग्जाम में कोई पूछेगा
हम लोग को बस मोटा मोटी समझना है। और आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे 1607 से लेकर 1947 तक पढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि भैया आधुनिक में तो अभी भी आ रहे हैं, क्या 1947 के बाद कोई ऐतिहासिक घटनाएं नहीं हुई? तो बोले कि हुआ है भाई, 2013-23 में हुआ था, जब 1900 में हुआ था, 23 में भी हुआ, 24 में हुआ। 24 में देखिए राम मंदिर बनाई भी ऐतिहासिक घटना है। 19 में हम लोग कश्मीर को, है ना, 370 हटा देते हैं, 35 से हटा देते हैं। तो सब इतिहास है ना बनेगा आखिर जाके 50 साल बाद। लेकिन सब अभी करंट में गिनाएगा, कैसे गिनाएगा हम लोग का, ही करंट में गिनाएगा। ये लोग समझ में है ना, ये सब घटनाएं अभी चल रही है, इसका प्रभाव देखा जा रहा है। अभी प्रभाव इसका अभी खत्म नहीं हुआ है। आपातकाल का प्रभाव भी देखा जा रहा है, आपातकाल पर रोज सरकार पर उंगली उठता है। तो करंट का प्रभाव है हम लोग का। तो अब हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे बिना टाइम गवाए हुए, प्राचीन भारत के इतिहास को शुरू करते हैं और प्राचीन भारत के इतिहास को देखते हैं। तो इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। लिखित साक्ष्य के आधार पर, क्या शुरुआत से हम लोग इतिहास के किताब को पढ़ना शुरू कर दिए हैं? तो बोलिए कि नहीं सर, शुरुआत ऐसा नहीं हुआ था। इंसान जब जन्म लिया था उस समय पढ़ना लिखना नहीं जानता, कोई चीज नहीं पढ़ना जाता था। तो यहाँ पर तो 3 भाग में है ना, पठनीय स्रोत के आधार पर प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इस काल में अगर जानते हैं तो इसमें मनुष्य लिखना और पढ़ना नहीं जानता था, लिखना और पढ़ना नहीं जानता था। और इसका काल पूछोगे कि भैया कौन सा काल था, तो एक काल बोलेंगे तो एक काल जो था हम लोग का, इसका काल हो जाएगा जो मनुष्य जंगल में रहता था। तो कौन समय में जंगल में रहता? आदि मानव काल जो हम लोग का था, उसमें पत्थर युग था, वो सब क्या था, आदमी जंगल में रहता था हम लोग का, आदिम काल, है ना, आदिम काल, स्टोन एज, है ना, स्टोन एज। उसके बाद आद्यैतिहासिक काल में आता है। इसमें मनुष्य लिखना पढ़ना जान गया, इसमें मनुष्य लिखना पढ़ना जान गया, लिखना पढ़ना जान गया, पर इसे अभी पढ़ा नहीं जा सका। मनुष्य ने आद्यैतिहासिक काल में लिखना पढ़ना जान गया था, ठीक है, वो लिखता पढ़ता था। लेकिन ये लोग क्या लिखे हैं आज तक हम लोग इसको पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे कि हड़प्पा काल, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका सबसे अच्छा हम लोग का, हड़प्पा काल। हड़प्पा काल में अगर जाते हो तो इसमें भाव चित्रात्मक लिपि होती थी और मनुष्य आज तक इस भाव चित्रात्मक लिपि को पढ़ नहीं पाया है। यार समझ में ना, तो ये सब जो लिपि था उसको बोलते हैं आद्यैतिहासिक काल। क्लियर? उस समय की लिपि को पढ़ने के लिए कोई हम लोग का क्लू, कोई साक्ष्य हम लोग को मिलता नहीं है। हाँ, ऐतिहासिक काल में इसमें, है ना, इतिहास के वे स्रोत हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। इतिहास के वे स्रोत हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। तो यह आएगा ऐतिहासिक काल में। अब समझ में आ गया? पढ़ने के आधार पर इतिहास को 3 भाग में बांटे हम लोग, पढ़ने के आधार पर इतिहास को 3 भाग में बांटे। अब बोलेंगे भैया वैदिक युग कहाँ आएगा? तो वैदिक युग ऐतिहासिक काल में आएगा, क्योंकि वेदों को हमने पढ़ा है, वेदों को हमने पढ़ा है, ऐतिहासिक युग में आ जाएगा। यहाँ पे वेदों से भी बहुत सारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके आगे क्वेश्चन हम लोग को पढ़ने को देखने को मिलेगा। समझा ना, क्या क्वेश्चन देखने को हम लोग को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हम लोग का जो आज का जो अगला टॉपिक है, इस टॉपिक में क्या, प्राचीन इतिहास के स्रोत। कौन कौन से स्रोत मिलेंगे, कौन कौन से स्रोत के द्वारा प्राचीन इतिहास को समझ सकते हैं, ठीक है। और पूरा दुनिया में हम मानते हैं कि भारत की जैसा प्राचीन इतिहास का स्रोत कहीं मिलने वाला नहीं है। जब पूरा दुनिया पत्ता लपेट के घूमती थी, पेड़ों पर निवास करती थी, तो हमारे पास द्वारिका, मथुरा और अयोध्या, उज्जैन जैसे महानगर थे, जो क्या थे, काफी विकसित। और उस समय यूरोपीय लोग क्या थे, पेड़ पर पत्ता लपेट कर रहता था सब। हम लोग क्या थे, काफी डेवलप थे। ये लोग बोलता है क्या कि हम लोग पीछे हैं, पीछे थे हम लोग, तो बहुत आगे थे।
तो लोग चोरी नहीं किया रहता और शासन नहीं किया रहता तो हम लोग और भी क्या रहते हैं, आगे रहते हैं। चलिए प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि इतिहास का बारे में जानकारी सर्वप्रथम मिलता कहाँ से है, इतिहास के बारे में जानकारी आपको मिलता कहाँ से है। अब यहाँ से आपको फैक्ट वाइज क्वेश्चन आपको बनना शुरू हो जाएगा, क्वेश्चन बनना अब यहाँ से आपको शुरू हो जाएगा। चले पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम पाणिनि के द्वारा कृत, ठीक है, अष्टाध्यायी में भारत का उल्लेख हुआ है, भारत शब्द का उल्लेख हुआ है, क्योंकि हम लोग को भारत के इतिहास को पढ़ना है। तो पहले देखते हैं कि भारत क्या है। तो भारत का उल्लेख अगर सबसे पहले अगर मिलता है तो पाणिनि के कृत अष्टाध्यायी में, और अष्टाध्यायी पाणिनि कौन थे हम लोग के, तो पाणिनि व्याकरण के पहले जन्मदाता थे। दुनिया में अगर व्याकरण जो दुनिया देखने को देख रहा है वो कौन दिया है हम लोग का, तो पाणिनि दिए हुए। अरे समझ में, कौन दिए हम लोग के, तो पाणिनि। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे संस्कृत में कि संस्कृत व्याकरण के जन्मदाता या व्याकरण के जन्मदाता कौन है, तो पाणिनि महोदय है। तो ये भारत शब्द का वर्णन किया है, सबसे पहले उल्लेख किया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत सारी किताब में देखने को नहीं मिला और बहुत लोग अभी तक इसको देखे भी नहीं होंगे। ये काफी रिसर्च से आपके लिए बनाया जा रहा है, आगे आने वाले एग्जाम में ये मिला है। पुनः वायु पुराण में दुष्यंत के पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है और कहा जाता है कि इसी भरत के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ गया हम लोग का, भारत पड़ा था। आगे समझ में, दुष्यंत राजा थे और उनका पुत्र क्या था हम लोग के, है ना, भरत थे। ठीक है, दुष्यंत, हाँ, इन्हीं का कहने का था। तो भरत इतना ताकतवर थे कि बचपन में शेर का दांत गिनते थे, मुंह खोल तो को दांत थे, है ना, वही थे। हाँ, बौद्ध काल में आपको याद है किस काल में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बौद्ध काल में भारत को क्या कहा गया हम लोग को, जम्बू द्वीप कहा गया है। बौद्ध काल में भारत क्या गया है, जम्बू द्वीप। ऐतिहासिक कालीन अभिलेखों में सर्वप्रथम भारत का नाम भारतवर्ष, देखो जम्बू द्वीप मिलेगा बौद्ध काल में। ठीक है, तो पूछता है कि किस काल में जम्बू द्वीप कहा गया भारत को, तो बौद्ध काल में। और भारतवर्ष कहाँ पर भारत का उल्लेख मिलता है, भारत का नाम भारतवर्ष कहाँ पर उल्लेख मिलता है, तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में भारत का नाम भारत मिलता है। तो हम लोग देख रहे थे कि भारत का नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग देखने को हम लोग को मिलता है। चारों पॉइंट से क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। अब भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा, भारत का नाम भारत पड़ा, भारतवर्ष पड़ा, ठीक है, जम्बू द्वीप पड़ा। अब भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, ये भी जान लेते हैं। हमको नहीं लगता दुनिया में किसी और देश का हाथना नाम होगा, आर्यावर्त, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, जम्बू द्वीप, है ना, इतना नाम किसी और देश का नहीं होगा। आप टर्की उर्की में जाएगा ना, बोलेगा इंडिया, नहीं चीनेगा सब, हिंदुस्तान बोलेगा तो चीनेगा उस सब। तो बहुत लोग अभी भी मुस्लिम कंट्री में भारत को हिंदुस्तान नाम से ही जानता है सब। तो इतना भारत समृद्ध रहा है। और कहा जाता है कि जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो पूरा दुनिया का अकेले भारत 40% जीडीपी को कवर करता था, पूरा दुनिया का अकेले 40% बिजनेस हम लोग करते थे। लेकिन हम लोग गुलाम बनाकर शोषित किया गया, उसके बाद जाति प्रथा में इस तरह बांट दिया है कि आज भी हम लोग लड़ रहे हैं, लड़िए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा, इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी दोस्तों, यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। रोमनवासी सिंधु नदी को, जो रोम के रोमनवासी जो थे, है ना, रोम के जो लोग थे वो सिंधु को इंडस बोलते थे। क्या बोलते थे वो लोग, इंडस बोलते थे, है ना। और इस भाग को उन्होंने इंडिया कहा। और जो सिंधु नदी के हे क्षेत्र का जो एरिया था, हे साइड जो एरिया पड़ गया, मान लो कि हेने सिंधु नदी हम लोग का, हेने सिंधु की जो हे एरिया पड़ गया, सो क्या बोले इंडिया बोलना शुरू किया। सिंधु को वो सिंधु नहीं बोल पाते थे, सिंधु को वो सिंधु नहीं बोल, उन्होंने इंडस बोला, है ना। और हम लोग ये पढ़ते आगे में इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये अंग्रेजों का नाम दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम लोग पढ़ते हैं वो अंग्रेजों का दिया हुआ है। अरे समझ में, एम आई राइट। चलो तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब भारत का नाम तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि भारत का नाम तो भैया आप लोग कैसे, इंडिया कैसे पड़ा। इंडिया नाम दिया था किन्होंने, रोमवासियों ने दिया था, ठीक है, यूरोपियों ने दिया था। यूरोपीय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। अब पारसी आते हैं, ईरानी आते हैं, और ईरानी आते हैं और ईरानी ने क्या किया कि सिंधु नदी को इन्होंने हिंदू नदी बोला।
सिंधु नदी क्या बोला इन्होंने? हिंदू नदी बोला। क्योंकि देखो अलग अलग भाषा में अलग अलग उच्चारण होता है, और जिस तरह होता है ना, हर लोग का अपना मदर टंग होता है, हर लोग का अपन मदर टंग होता है, तो उच्चारण भी उसके मदर टंग पर डिपेंड करता है। जैसे कि अंग्रेज अगर बोलेगा है ना क्या, तो बोले वोट, उसका वोट सुनने में अलग लगेगा। हाँ, इंडिया वाला वोट बोलेगा तो कुछ अलग लगेगा। अब बिहार वाला वोट नहीं बोलता, बिहार वाला बोलता व्हाट, व्हाट इज योर नेम। तो व्हाट तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हम लोग बोलते हैं व्हाट इज योर नेम। बहुत लोग को देखे होंगे, बाबू तुम्हारा नाम क्या, व्हाट इज योर नेम। तू तो पहले ससुरा सही से बोल ले, चाचा तू तो पहले अंग्रेजी सही से बोल ले, बउआ को पकड़ के पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम। तो व्हाट तो कोई वर्ड नहीं है, व्हाट वर्ड है। और शायद इससे भी अच्छा प्रोनाउंसिएशन अंग्रेज लोग कर दें, या जो इंग्लिश में काफी लिटरेटेड है, माहिर लोग है, इससे मेरे से भी अच्छा प्रोनाउंसिएशन करेंगे, समझ में ना। तो वर्ड एक ही है, अर्थ एक ही समझ में आ रहा है कि एक ही अर्थ है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पर अंतर आ गया। उसी तरह सिंधु नदी को किया उन्होंने बोला, ईरानियों ने हिंदू बोला, श नहीं बोल पाते थे। देखिए बिहार में देखोगे तो बिहार में वह शब्द की उत्पत्ति, वह शब्द का प्रयोग नहीं होता है, बिहार में ब शब्द का प्रयोग होता है। बिहार में वह शब्द का प्रयोग ना के बराबर है, बिहार में लोग ब शब्द बोलते हैं, वह नहीं है। जैसे वानर होता है ना, बानर, वकील होता है वकील, है ना, वन होता है ना वन, वन में गई रही, समझ में है ना। वीरेंद्र होता है ना वीरेंद्र। हमेशा दो ब वर्ड का प्रयोग करते हैं, वो वर्ड का प्रयोग नहीं। उसी तरह हिंदू नदी के, हिंदू नदी उन्होंने बोला, किसको बोला, सिंधु नदी को ईरानियों ने बोला था, है ना। और बाद में हिंदू, जो सिंधु नदी किस तरह का क्षेत्र था, तो इन्होंने इसको हिंदुस्तान बोल दिया। क्या बोल दिया इन्होंने? हिंदुस्तान। ठीक है, ईरानियों ने बताया। आपका पूछेगा कि भारत का नाम हिंदुस्तान किसने दिया था, तो भारत का नाम जो हिंदुस्तान दिया था, वो दिया था, किसने दिया था, तो भारत का नाम हिंदुस्तान दिया था हम लोगों ने, सॉरी, तो ये दिया था ईरानियों ने दिया था, या पारसियों ने दिया था, समझ में ना, ईरानियों ने या फिर पारसियों ने दिया था। और एक वर्ड, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आपके लिए खोज के लाए हैं, हाई सब तक पूछा गया एग्जाम में, हाई क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि चीन के लोग भारत को क्या बोलते थे। चीन तो हिंदू नदी से आएगा नहीं भारत की तरफ, है ना। तो चीन के लोग क्या बोलते थे, तो चीन बोलते थे, चीन के लोग भारत को बोलते हैं चीनी स्रोत में इन टू, इन टू, इन टू जो शब्द है चीन ने भारत के लिए प्रयोग किया है। तो ये क्वेश्चन अभी तक तो हमको नहीं लगता है पूछा गया है, ना हमको कोई किताब में मिला है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है डिटेल्ड, आ रहा समझ में। तो हम लोग भारत का अभी तक 6 को 7 को नाम पर डिस्कस कर लिए। पिछला पेज में 4 नाम था और इस पेज में 3 नाम है, और 4 3 7 नाम पर डिस्कस कर लिए हम लोग। आगे चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं भारत के बारे में हम लोग पढ़ ले। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्राचीनतम इतिहास के बारे में। तो भारत के प्राचीनतम जो इतिहास है वो 2 तरह से, एक पुरातात्विक स्रोत है, एक साहित्यिक स्रोत है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोत, और आप लोग को साहित्यिक स्रोत के बारे में, जहां आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगले क्लास में वेट करते हैं और मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।